हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। जैसे कि हम लोग हमेशा से तैयारी कर रहे हैं और आगे भी तैयारी हम अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि दोस्तों जल्द ही आपका सीटेट एग्ज़ाम होगा और उसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर रुक कर के बैठ जाएंगे तो मंजिल को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि जो लगातार चलते रहते हैं वही मंजिल पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 72 क्वेश्चन। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम फर्स्ट से लेकर के 70 तक करा चुके हैं, 65 तक आई थिंक करा चुके हैं। बीच में जो क्वेश्चंस थे वो आपके बहुत ही सिंपल रिपीटेड क्वेश्चंस थे। तो बीच बीच में मैं फिर बता दूं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन आएगा उसे मैं स्किप कर दूंगी और लेवल के क्वेश्चन आपके सामने ले आऊँगी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि सी-टेट के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सी-टेट में देखिए पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे कि आप समझ नहीं पाते हो आंसर को और वहीं पे आपके स्कोर डाउन हो जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे, आज हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एज अ टीचर आपको शिक्षण विधि का ज्ञान कराएगा कि शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए और शिक्षण विधि में आप बच्चों के साथ कैसे बिहेव करेंगे, और कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट होगा आज का, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर एज अ टीचर नहीं, एज अ पेरेंट्स की बात हो रही है। अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो आपको बताना होगा निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। इन चार ऑप्शंस में से बताइए क्या होगा। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में, अधिगम मीन्स लर्निंग प्रोसेस, सीखना। तो जब किस बच्चों की बात हो रही है, देखिएगा, अल्पवयस्क वे बच्चे जो अभी पूरी तरीके से वयस्क नहीं हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की कैसी भूमिका होनी चाहिए, अभिभावकों का क्या रोल होना चाहिए। क्या बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब निषेधात्मक? तो नहीं दोस्तों, निषेधात्मक बिल्कुल भी नहीं होगा। और अग्रसक्रिय, उदासीन एंड संवेदनात्मक, इन चारों में से क्या होगा? तो देखिए, वे बच्चे जो अल्प वयस्क हैं, मतलब अभी पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुए हैं, मेच्योरिटी लेवल अभी नहीं क्रॉस किए हैं, तो वो अभी उतने ज़्यादा हर एक चीज़ में उनकी उतनी नॉलेज नहीं है, उतनी पकड़ नहीं है। तो अभिभावक को क्या होना चाहिए? अग्र सक्रिय होना चाहिए। आपका योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन, अग्र सक्रिय। मतलब कि बच्चों के हर एक चीज़ में, कि बच्चों का विकास कैसे करना है, लैंग्वेज को लेकर के हो या फिर मोरल मोरल डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो, हर एक चीज़ के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के अभिभावकों को अग्रसक्रिय होना चाहिए कि हमें बच्चों को कैसे क्या कराना है। निषेधात्मक मतलब रहेंगे, कुछ सोचेंगे ही नहीं तो बच्चों का विकास नहीं होगा। उदासीन मतलब बिल्कुल पड़े हुए हैं, ऐसे ही कुछ नहीं सोच रहे हैं बच्चों के बारे में। और संवेदनात्मक सिर्फ संवेदनशीलता को लिए बैठेंगे कि नहीं, लड़कियां हैं, संवेदनशीलता दिमाग में ये हर समय रहेगा कि नहीं, उन्हें अगर हम वहाँ भेजेंगे तो नहीं, बच्चों लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है। तो बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता भी यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि बच्चों को सीखना है, सिखाना है, वे अल्पवयस्क हैं, तो आपको आगे आकर के उनके बारे में सोचना होगा। सो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन, अग्र सक्रिय। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक टीचर को उचित है क्या है, एक टीचर के लिए क्या उचित होगा? एज अ टीचर बताए, आपको बताना है कि आपके लिए क्या उचित होगा। इन चार ऑप्शंस में से श्यामपट्ट का प्रयोग करना उचित होगा, चर्चा करना उचित होगा, कहानी कहना उचित होगा, या फिर प्रश्न पूछना। क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थियों के इंटरेस्ट की बात हो रही है। देखिए, विद्यार्थियों के स्टूडेंट को इंटरेस्ट बनाए रखना है कि बच्चे अगर नहीं पढ़ना भी चाहते हैं तो आप इंटरेस्टिंग वे में कुछ कराएं, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट क्लास में बना रहे, बच्चे उबन ना महसूस करें। जो क्लास का जो पीरियड का टाइमिंग है उसे बच्चे इंजॉय करके सीखें, इंजॉय करके उस समय को यूज़ करें। तो ऐसा क्या करेंगे? तो आज का टॉपिक ही यही था कि हम एज ए टीचर शिक्षण विधि को किस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर बताइएगा क्या होगा। देखिए, श्यामपट्ट का प्रयोग डेली होता है। श्यामपट्ट के सिर्फ यूज से बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, सिर्फ श्यामपट्ट पर लिखना या बताना। कहानी कहना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चर्चा करना, देखिए ये सब इंटरेस्टिंग है, बट इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन पे जाना है। अगर आप चर्चा करते हैं
तो भी सही बात है। अगर आप चर्चा करते हैं तो भी बातें निकल कर के आती हैं। और श्यामपट्ट का प्रयोग इंटरेस्टिंग उतना नहीं होता है क्योंकि डेली यूज़ होता है। कहानी कहना बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा ज़रूर, लेकिन आप कहानी कहेंगे तो आप वक्ता हो जाएंगे और बाकी सभी बच्चे सिर्फ श्रोता हो जाएंगे। आपका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा प्रश्न पूछना। देखिए, अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो उसमें सभी बच्चे एक्टिव होंगे और प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे सुनेंगे, कुछ सीखेंगे और सभी बच्चे उस प्रश्न में से भी आपसे कुछ पूछेंगे और आप सभी बच्चों को इंटरेक्ट कर पाओगे अपने उस टीचिंग प्रोसेस में। ओके, सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन। प्रश्न पूछना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टीचर अपने बच्चों को एक साथ सभी को लेकर चल सकता है, ज्ञान देने के साथ साथ उन्हें इंटरेस्टिंग वे में बांधे रहेगा, इंटरेस्टिंग वे में वो पढ़ाएगा, सिखाएगा। तो प्रश्न पूछने से सभी बच्चे जुड़े रहते हैं उसमें। सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका प्रश्न पूछना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। देखिए, जो खेलने का जो पीरियड बनता है, प्लेइंग, बच्चों को खेलना क्यों उचित है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं। उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, समय बिताने में सहायक होगा एवं सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो दोस्तों देखिए, जब भी 4 ऑप्शंस आपको मिले तो उन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट और सबसे ब्रॉड थॉट लिए हुए सबसे एक विशेष बात जिस ऑप्शन से निकल के आए वहीं पे आपको जाना है, क्योंकि कम से कम 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे होते ही हैं जो कि आपको लगेंगे कि सही हैं। तो देखिए, आपका बी एंड सी ऑप्शन तो पहले ही आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि बी और सी ऑप्शन जो है टीचर्स के लिए है कि शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तो हम वहाँ स्कूल में अपना काम आसान कराने या फिर समय बिताने के लिए नहीं जाते हैं। ठीक, तो यह शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, सही हो सकता है, और यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, ये सही हो सकता है। तो यहाँ पे क्या सही होगा। देखिए, एक मैं आपको स्टोरी के थ्रू बताती हूँ। मान लीजिए कि जैसे कुछ बच्चे हैं, खेल रहे हैं, खेलते समय अगर किसी बच्चे को चोट लग गई, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हो या फिर कोई भी गेम प्ले कर रहे हो, वहाँ पे अगर चोट लग गई तो ऐसे में क्या होगा। अगर किसी बच्चे को बॉल से चोट लगती है या दौड़ते समय पैर में मोच आ जाती है, तो सभी बच्चे अपना छोड़ करके गेम उस बच्चे के पास आ जाते हैं और अपना क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो मेडिकल उन लोगों को प्रोवाइड कराते हैं कि पहले स्टार्टिंग में हम बच्चे क्या कर सकते हैं जिससे कि उसे आराम हो। ले करके जाएंगे, सहयोग करेंगे, चलने में उसकी हेल्प करेंगे, ले जाएंगे एक जगह बिठाएंगे और फर्स्ट एड करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर उनका सहयोग कर रहे हैं और इस तरीके से सहयोग की भावना से क्या होगा, लाइफ को एडजस्ट करना वो सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। ओके, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। और सिर्फ शारीरिक रूप से सशक्त बनाना जो है वो एक संकुचित आंसर हो जाएगा, तो आप ब्रॉड आंसर पर जाएंगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट आपका हो जाएगा, परिवार एक साधन है। परिवार एक कैसा साधन है। अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, औपचारिक शिक्षा का साधन है, गैर औपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो दोस्तों, आपको औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि परिवार कैसा साधन है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा में बच्चों को एक मतलब स्कूल की शिक्षा जो है औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। एक फिक्स टाइम, फिक्स कैरिकुलम, फिक्स आपका टाइम टेबल एंड हर एक चीज़ की क्या पढ़ना है, टाइमिंग फिक्स होती है, जगह फिक्स होती है, वो हो जाता है आपका औपचारिक शिक्षा, जैसे कि स्कूल। और अनौपचारिक शिक्षा का मतलब आप अपने लाइफ टाइम आपने जो कुछ भी सीखा वो अनौपचारिक शिक्षा में हो जाती है। और अनौपचारिक शिक्षा का कुछ साधन भी है, जैसे वे बच्चे जो शिक्षा से इतर रह चुके हैं, नहीं सीख पाए हैं, उन्हें कहीं भी किसी भी समय इकट्ठा करके कुछ ज्ञान प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा परिवार, क्योंकि परिवार एक ऐसा साधन है जिससे कि हम किसी भी काम को करते हुए या फिर लाइफ टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन है परिवार। सो योर आंसर दैट विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है, क्वेश्चन की फॉर्म ये है कि एक शिक्षक जो है एज अ टीचर, जो आज का पॉइंट था कि एज अ टीचर सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किसमें, बच्चों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित किया जा सकता है। क्या महान व्यक्तियों के बारे में बताकर, बोलकर, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, या फिर आदर्श रूप से बर्ताव करके, या फिर अच्छी कहानियां सुनाकर। तो दोस्तों देखिए, सिर्फ अच्छी कहानियां सुनाने से क्या होता है कि बच्चे महान व्यक्तित्व के बारे में जानते तो हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छी कहानियां सुनाना क्या होगा,
बच्चे कहानी सुनेंगे, इंटरेस्ट लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत जान पाएंगे कि हाँ इन्होंने ऐसे ऐसे किया, बट उनको ये चीज नहीं होगा कि नहीं हम भी वैसे बने। ये चीज नहीं होता है, तो कहानियां सुनाना उतना सही नहीं होगा। महान व्यक्तियों के बारे में बताना भी कहानियां सुनाने जैसा ही है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, देखिए अनुशासन जैसे है डिसिप्लिन, तो उसको उनके अंदर विकसित करके, आप यहाँ सही हो सकता है आप भी ऑप्शन पे चले जाएंगे, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। एक लैंग्वेज भी आपकी सुटेबल लग रही है, और अनुशासन की अनुभूति बच्चों में होगी तो वो सामाजिक मूल्यों को विकसित करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बेस्ट एज अ टीचर की बात हो रही है। बात क्वेश्चन में कुछ चीजें होती है जहाँ की आपको पकड़ना होता है, यहीं से आपके एक क्वेश्चन चले एक नंबर आपका स्कोर कम हो जाता है, चला जाता है। शिक्षक के बारे में कहा गया है, अनुशासन की अनुभूति सिर्फ कोई भी करा सकता है, पेरेंट्स भी करा सकते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो ऐसा लाइफ में कर पाएंगे, हर एक चीज सही समय से कर पाएंगे। लेकिन आदर्श रूप से बर्ताव करके, एज अ टीचर, शिक्षक देखिए आदर्श रूप से बर्ताव करता है तो बच्चे भी देख करके वही सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि समय पढ़ने का समय है, उस समय में अगर शिक्षक खुद ही बच्चों से कुछ ऐसी चीजें मंगवाएं जो कि निषेध है, नहीं खाया जाता है, नहीं यूज किया जाता है, ऐसी चीजें को अगर सिर्फ बच्चों से ही मंगवाया जाए तो वो बच्चे क्या सीखेंगे। तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए। जैसे बोली भाषा को ही ले लीजिए, गलत चीजें अगर हम बात करते हैं, जैसे देखिए एक क्वेश्चन, एक बात ऐसे था कि कुछ बच्चे, कोई किसी बच्चे के अभिभावक आए थे, तो उस बच्चे ने कहा कि सर मेरा दादा आया है, ठीक है। बच्चे ने कहा सर मेरा दादा आया है, लेकिन टीचर ने क्या कहा, टीचर ने कहा, शिक्षक ने कहा कि अच्छा बेटा आपके दादाजी आए हैं। तो उस बच्चे को बिना डांटे बिना समझाए इस चीज का एहसास हो गया कि दादाजी आए हैं। इस तरीके से बोलने से, अच्छा सर इस तरीके से बोल रहे हैं मतलब मुझे भी ऐसे बोलना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये जो है आदर्श बर्ताव इसी को कहते हैं। आदर्श रूप से बात करना, आदर्श रूप से चीजों को सामने रखना। तो जैसे शिक्षक, पेरेंट्स या अगल बगल बच्चा अपने परिवेश को देखेगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। बात हो रही है यहाँ शिक्षक की, तो आदर्श रूप से बर्ताव करना। योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एज ए टीचर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा बताइए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, कठिनाइयों, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, और एक सुवक्ता होना। देखिए ये सारी ही चीज़ें एज अ टीचर, एक टीचर में होनी चाहिए, एक शिक्षक में होनी चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट आपको एक ही ऑप्शन टिक करना है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है ना कि अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप अपने खुद को सोचिए कि मैं समझ लीजिए कि एक पोस्ट पर हूँ और आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से सोचेंगे और क्या करेंगे। तो आप जब अपने बारे में सोचेंगे तो आप सही आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आप से पूछा जा रहा है कि शिक्षक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये सोच लीजिए। क्या कक्षा में सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन बनाए रखना इंपॉर्टेंट है? नो। तो पहला तो नहीं होगा, सिर्फ डिसिप्लिन बनाना हमारा काम नहीं है। कक्षा में समयानुवर्ती होना, बस यही, ये भी संकुचित है कि सिर्फ समय के अनुसार हम सब चीज करें, समय पे हर एक चीज का ध्यान रखें, है सब चीजें सही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेस्ट खोजना है। एक सुवक्ता होना, बहुत अच्छी से बातों को सामने रख पाना, क्या यही बेस्ट है? सबसे बेस्ट देखिए, एक शिक्षक और एक संस्था, ये सब कुछ किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के तहत कठिनाइयों को, बच्चों की जो कठिनाइयां हैं, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए ही शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होना चाहिए। टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि हर सिचुएशन में बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथक पृथक समाज पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमारा जो समाज है इसमें पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तित्व हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों की अभिवृत्ति कैसी होगी? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर होगी, या उनके समकक्षों की अभिवृत्तियों पर होगी, या दूरदर्शन के प्रभाव पर होगी, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर होगी? देखिए सब पर हो सकती है। बच्चे क्या है, जिनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं उनसे कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो सबसे होगी। लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमें एक ही देना है। तो यहाँ पर
सबसे ज़्यादा समय बच्चा किसके साथ बिताता है? सबसे ज़्यादा समय बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बिताता है, अपने घर पर बिताता है। तो अभिभावकों की जो चित्तवृत्ति होगी, चित्तवृत्ति दैट मीन्स कि अभिभावक अपने समाज में जिस भी जाति समूह के साथ जैसा बिहेवियर करेंगे, व्यवहार करेंगे, वही बच्चा भी सीखेगा कि हमें इनके साथ ऐसे रिलेशन रखना है, ऐसे इनके साथ हमें पेश आना है। हमारे पापा मम्मी इनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो हमें भी ऐसे रहना है, ठीक है? So your answer that will be first option. Option A is right. Okay. ये कुछ पेडोलॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आप हमारे वीडियोस डेली पाते रहेंगे। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और अपनी प्रैक्टिस दोस्तों ज़रूर जारी रखिएगा, चाहे हमारे साथ या किसी और के साथ, जहां आप बेहतर समझ सकें। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिए। अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं, चलिए देख लेते हैं फटाफट। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित? देखिए, एक शिक्षक जो है वो पेपर बना रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर बना रहा है। तो वो जांच करता है, किस चीज़ का जांच करता है? जब क्वेश्चन पेपर बन गया तो क्वेश्चन पेपर के बाद वो देखता है कि उसमें क्या वो सभी चीज़ें समाविष्ट हैं, सभी चीज़ें उसमें हैं जो जो कि जिस जिस चीज़ों का टेस्ट लेना है, बच्चों के बारे में जो कुछ हमको जानना है कि बच्चों ने कितना इम्प्रूवमेंट बच्चों में आया है। तो वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किसको वैधता के बारे में चिंतित है कि प्रश्न पत्र वैध है या नहीं, या फिर संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल किया गया है या नहीं प्रश्न पत्र में, या फिर प्रश्नों के प्रकार को लेकर के वो डिप्रेशन में है, या फिर विश्वसनीयता को लेकर के वो चिंतित है। किस चीज़ को लेकर? दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रश्न पत्र बनाने के बाद शिक्षक जो जांच करता है वो ये सोचता है कि मैंने जो भी प्रश्न पत्र बनाया है तो अभी तक बच्चों को जितना कुछ पढ़ाया गया है उसमें से लेकर के वो हर एक पॉइंट से क्वेश्चन उसमें है कि नहीं, हर एक टॉपिक से, हर एक जगह से जो कि बच्चों को पढ़ाया जा चुका है वहां से क्वेश्चन है कि नहीं। तो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। एंड बी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। एंड बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, या फिर शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। शिक्षा शास्त्र की बात की जा रही है। जो शिक्षा शास्त्र है वो कैसी होनी चाहिए? अगर शिक्षा शास्त्र की विवेचना करें तो हमारा दृढ़ विश्वास क्या होगा? तो शिक्षा शास्त्र की अगर विवेचना करें तो हमारा दृढ़ विश्वास होता है दोस्तों कि जो बच्चे हैं, बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस, बच्चों के एक्सपीरियंस कैसे हैं, उन्होंने क्या सीखा है। और बच्चों का एक्सपीरियंस जानते हैं किस पर बेस्ड होता है? बच्चों का एक्सपीरियंस जो होता है वो प्रत्यक्षीकरण पर बेस्ड होता है। प्रत्यक्ष मतलब सामने उनके जो कुछ भी आता है वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाते हैं। एक छोटे बच्चे के सामने जैसा बिहेव आप करेंगे, जैसा व्यवहार सामने उसे दिखाई देगा, बच्चा वही अनुसरण करेगा, वही चीज़ें सीखेगा। सिखाई हुई चीज़ें उतनी नहीं माइंड में जाती हैं जितनी कि सामने आती हैं चीज़ें। और एज अ स्टोरी प्ले होता है, जो कुछ भी बच्चा देखता है अगल बगल वो उसके माइंड में एक तरीके से फिट हो जाता है। तो प्रत्यक्ष में जो चीज़ें होती हैं, जो बच्चा देखता है वही सीखता है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा? शिक्षार्थियों के अनुभव, जो बच्चे हैं उनके एक्सपीरियंसेस और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे शिक्षा शास्त्र के लिए होगा ये। शिक्षा शास्त्र सबसे ज़्यादा दृढ़ विश्वास इस चीज़ पर रखता है कि शिक्षार्थियों का, बच्चों का एक्सपीरियंस क्या है, बच्चों ने अभी तक क्या सीखा, और प्रत्यक्ष में उन्होंने जो देखा होता है उसी के बेस्ड पे एक्सपीरियंस उनके होते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं। सो योर आंसर इज दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, ये गलत हो गया, नहीं करनी चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। सिर्फ कक्षा कक्ष में अनुदेशन का नेतृत्व करना भी आपका संकुचित उत्तर है। शिक्षा और बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। देखिए, स्कूल के बाहर की ही सिर्फ बात नहीं हो रही है यहाँ पे। शिक्षा शास्त्र जो है हर एक चीज को लेता है, समाज में भी, मतलब एक तरीके से होल लर्निंग। बच्चे ने कहीं से भी, बच्चे ने क्या सीखा, चाहे वो एक्सपीरियंस किसी भी तरीके का हो, कैसा एक्सपीरियंस इस समय है, तो इसीलिए ना समाज से बच्चा सीखता है कहा जाता है। तो हर एक चीज़ को वहाँ पर लेके के सबसे बेस्ट ऑप्शन निकलेगा आपका बच्चों का एक्सपीरियंस और प्रत्यक्ष ज्ञान, जो भी उन्होंने देखा सीखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। योर आंसर दैट विल बी
डी ऑप्शन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। 80 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। 81 से हम देखेंगे नेक्स्ट। कल हम देखेंगे 81 से लेकर के 90 तक, अबव 100 तक भी देख लेंगे। तो आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए और लेवल के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, इस प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा आर्यन एजुकेशनल अकेडमी और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही बस दोस्तों। थैंक यू सो मच।